मैम मैम सैटरडे को 3 बजे के करीब रखना। अशर बोल रहे हो क्या? यस मैम। अच्छा ठीक है अशर, तेरे नंबर अच्छा आने लगे बेटा। चलो ठीक है। ये हंसते क्यों हो तुम लोग? मेरे को समझ नहीं आती, क्या ऐसा मैंने क्या हंसने वाली बात बोल दी हंसते रहोगे? चलो आ जाओ, इधर आओ। मैंने कहा था आपको ग्रुप में छुट्टी ले लेना सैटरडे की। इतना हो गया था कि अपना लास्ट टाइम देखना है। कंपटीशन है मेरा, मुझे छुट्टी भी नहीं ले सकता। अच्छा कोई नहीं, देखते हैं बेटा, है ना। चलो इधर देखना एक बार, ये हो गया था अपना। मैम ये ROR क्या है? मैम अपने कल पढ़ रहा था, भूल गया मैं ROR क्या। रेट ऑफ रिएक्शन ले आओ अपने भूलना। मैम मैं सोच रहा क्या है मैं। कोई बात नहीं, ठीक है। अपना अपन ने बेसिकली क्या कर लिया था, वैसे तो ना मैं स्टार्ट तो आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स करा रही थी कि हाउ टू प्रिपेयर द हेलोअरीन्स फ्रॉम डिफरेंट रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट। बट मैंने क्या किया था, इधर देखना एक बार। मैंने एक आप लोगों को ये प्रिपरेशन बताई थी, मतलब प्रिपरेशन नहीं थी, जस्ट मैं बता रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया था, ये एक प्रिपरेशन करा के इसके बाद मैंने इसकी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स करा दिए थे। जो किसका एग्जाम्पल है, हाँ हाँ राधिका वही चल रहा है, ठीक है। जिसके बाद क्या था, इसकी रिएक्शंस करवा दी थी मैंने। क्लोरीनेशन हो गया, टोल्वीन के साथ हो गया, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिकल क्राफ्ट एल्काई एसाइलेशन, ये सब हो गया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, करना तो हमें सारा कुछ ही है। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ रिएक्शंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये ऐसी रिएक्शन है बच्चे जो तुम 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ के आए। अगर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देखो, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है मिसलेनियस रिएक्शन, मतलब मिक्स वाली रिएक्शंस आएंगे यहाँ पे। जैसा पहले तुम लोगों की रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, क्या याद आ रहा है वुड्स रिएक्शन क्या थी? आप अगर एल्काइल हैलाइड के 2 मोल ले लेते हो और उसमें आप सोडियम डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, एल्केन मिलता है, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे करते थे आप लोग। ऐसे करते थे NaRX, और यहाँ से क्या निकाल देते थे आप लोग, 2NaX निकाल देते थे और RR बन जाता था। याद आ रहा है? ठीक है। और हालांकि अगर मैं तुम लोगों को एक सच्चाई बताऊं नीट के पेपर की, तो वहां पे वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन ऐसे नहीं आती है डायरेक्ट। हाँ ऐसे पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। आपको अलग अलग रिएक्शंस दे रखी होंगी, आपको पहचानना है कि किसका। अभी अगर आप 2023 का पेपर उठा के देखोगे 2022 में, वहां पे एक क्वेश्चन सिर्फ प्योरली बेस्ड था नेम रिएक्शन पे। आपको वो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट मतलब बना बनू के दे रखा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और आपसे कॉलम 2 में पूछ रखा था बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है। समझ रहे हो? तो उसमें ये वाली रिएक्शंस पूछी जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 मोल किसके लेते हैं, एल्काइल हैलाइड के लेते हैं। क्लियर है इतना? फिटिक रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, 2 मोल किसके लेते हैं, एराइल हैलाइड के लेते हैं। जैसे देखो, अगर तुम इसके 2 मोल लोगे तो यहाँ से भी NaX बाहर निकलेगा और आपको क्या मिलेगा, बाइफिनाइल मिल जाएगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? मैम याद ही नहीं आ रहा, हम तो भूल गए हम तो। दीपक आया हुआ है? दीपक? यस मैम। ठीक है। उसके बाद एक होती है अल्मन रिएक्शन। ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझ लो, क्योंकि NCERT में तो कुछ भी छोड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अल्मन रिएक्शन में क्या होता है, हम क्या हो गया बेटा? नहीं, चैप्टर कहाँ कंप्लीट हुआ अभी? चैप्टर मैंने कब बोला कंप्लीट हो गया? कहाँ खोए रहते हो तुम लोग, है ना। गाना याद आ रहा है मेरे को, बाद में सुनाऊंगी। चलो, इसमें क्या होता है, अल्मन रिएक्शन में क्या होता है, अपा क्या लेते हैं, जनरली आयोडोबेंजीन लेते हैं, ठीक है। और कॉपर की प्रेजेंस में कराते हैं, यहाँ पे क्या निकलता है, CuI ये निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या मिलता है, बायोफिनाइल, ठीक है। एक होती है आपकी वुड्स फिटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली क्वेश्चन आते हैं, इसमें ध्यान रखना। आप एक मोल आपको 1 सेकेंड, 1 मोल लेना होता है RX का और 1 लेना होता है एराइल हैलाइड का। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि वुड्स देखो ऐसे याद रख सकते हो। वुड्स में आपको प्योरली क्या लेना था, RX लेना था। फिटिंग में आपको क्या लेना था, ये लेना था। अगर दोनों को मैं मिला दूंगी तो क्या होगा, 1 मोल ये ले लेना, 1 मोल ये ले लेना, रिएक्शन करा देना, हो जाएगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। चलो, उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वैसे आई वाज थिंकिंग कि ना मैं एक क्लास 2-2.5 घंटे की
या तो अगर मान लो अगर एक्स्ट्रा क्लास लूंगी तो एक में ही हो जाएगा, अगर अपन रेगुलर क्लासेस में लेती हूँ तो मैं सोच रही हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना अपने आप में एक टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे बेटा क्वेश्चंस तो आप देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में एक अलग से ही टॉपिक है। तो जनरली आप जो अगर आप पढ़ते हैं टीचर से तो वो अलग टॉपिक करके पढ़ाते हैं। उसमें क्या होगा ना, फिर अगर मान लो मैं एक अलग टॉपिक करके आप लोगों को पढ़ाती हूँ बेटा ये, तो वो सारे वाला ऐड हो जाएगा, मतलब उसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन में जितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी, अल्कोहल फिनोल में, अमीन्स में, और आपका कौन सा चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सारा का सारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस 2.5 घंटे में हो जाएगा। तो मैं देखती हूँ जैसे भी मुझे टाइम मिलता है कि मुझे चैप्टर के साथ कराना है या अलग से कराना है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, अच्छा अभी इसका बेसिक समझ लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। बच्चे आप सबको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX। मैंने आपको काफी बार बताया भी है ये वाली चीज, अगर आपको याद हो। तो जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, आप एल्काइल हैलाइड लेते हो और मैग्नीशियम के साथ बेसिकली ट्रीट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ड्राई ईथर, हालांकि कोई और सॉल्वेंट भी ले सकते हो आप, THF भी ले सकते हो। मैम ये THF क्या होता है, THF होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये होता है, ये भी आपका जो होता है सॉल्वेंट होता है जिसको आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस में ले सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए इतना देखो। मैम यहाँ पे ड्राई क्यों लिया, ड्राई क्यों लिया, इसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान से सुनते जाएंगे मैं क्या बोलती जाऊंगी। तो सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चे, आप एल्काइल हैलाइड लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, आपको कुछ नहीं करना, मैग्नीशियम इसके अंदर क्या करा देना है, इंसर्ट करा देना, ऐसे करके। देख पा रहे हो बेटा? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे और MgX जो है इस तरीके से आ जाएगा। अगर मान लो मुझे इसमें करना हो तो क्या करोगे, CH3 CH2 MgBr, ऐसे आप करोगे। अब इसकी एक बहुत खास बात ये है, इधर देखो, ये जो RMGX है, आपको पता है बेटा मैग्नीशियम जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू R। पता है आप लोगों को R क्या है, यहाँ पे ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा। मैग्नीशियम क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो पार्शियली पॉजिटिव आएगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे जो R है वो कैसे बिहेव करेगा, एक्ट एज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या बोला मैंने, अब एक बार बताओ, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। कब करेगा, अब ध्यान से सुनो, आपको मैंने शायद बताया था बेटा कि ये ध्यान रखना, बेशक नोट करके लिख लेना, कि जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती हैं अपनी नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बताया था? यस मैम। मतलब अगर मान लो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किसी ऐसे मतलब कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लेते हो जिसमें क्या है, प्रोटोन अवेलेबल है, या ऐसा कुछ रिएजेंट ले लेते हो जिसमें एसिडिक प्रोटोन है, तो वो फटाफट से क्या करेगा, वो बेस की तरह बिहेव करके एसिड बेस रिएक्शन करवा देगा। समझ रहे हो? इसलिए मैंने क्या बोला है कि जनरली हम क्या करवाते हैं, इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर में करवाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर हुआ तो वो क्या करेगा, वो मॉइस्चर में क्या होगा, पानी होगा, H पकड़ के क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन बना लेगा। जैसे कि ये वाला देखो एक बार। मैम कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट ले सकते हो या कौन कौन से ऐसे रिएजेंट ले सकते हो जिसमें एसिडिक H है? पानी ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, H2S ले सकते हो, थायो अल्कोहल ले सकते हो, अमोनिया ले सकते हो, प्राइमरी और सेकेंड अमीन ले सकते हो, टर्मिनल एल्काइन ले सकते हो। टर्मिनल एल्काइन क्या होता है, ये याद करो, याद आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, मतलब सब में क्या है, HH है, और ये H इतने एसिडिक है, मतलब इतने इनफ एसिडिक है कि ये बात टर्मिनल एल्कीन है। हाँ टर्मिनल एल्कीन है। हाँ, टर्मिनल एल्काइन है ना, H है यहाँ पे। मैम एक बार बता दो। मैं हाँ ये लिखा तो है, टर्मिनल एल्काइन में क्या होता है कि H होना चाहिए ना आप लोगों का, अगर H ही नहीं है तो वो टर्मिनल एल्काइन नहीं होगा, टर्मिनल पोजीशन पे एक H होना चाहिए। अब ये H क्या है, आपको पता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये एसिडिक होगा।
मतलब Yes. हालांकि बहुत ज्यादा एसिडिक तो नहीं है, लेकिन इतना एसिडिक है कि ये एसिड बेस रिएक्शन करवा दे। अब तुम ध्यान से देखो, सब में HH है, जितने भी मैंने यहाँ पे रिएजेंट लिए हैं सब में HH है, तो ये क्या कर लेगा, हाइड्रोकार्बन बना लेगा। समझ रहे हो, सबसे वो H चुरा के क्या बना लेगा, RH बना लेगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर देगा। क्या ये समझ में आया? नीट 2023 का क्वेश्चन करवा दिया मैंने तुम्हें। नीट 2023 का क्वेश्चन क्या था, तुम्हें कोई भयंकर सी रिएक्शन दे रखी थी और तुम्हारा ये बन रहा था बीच में, और यहाँ पे तुम्हारा H2O दे रखा था, ऐसा कुछ आपको प्रोडक्ट बताना था। हालांकि पूरा क्वेश्चन नहीं है, आधा पूरा क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब ये H है तो ये क्या करेगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ से H लेके क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा। नीट 2023 का क्वेश्चन है ये, समझे? समझे मेरी बात? अभी तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितना मैंने सिखाया, सिर्फ ये लगा लो 2% ही सिखाया है आप लोगों को, जितना बेसिक अभी बेसिकली जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में था। धीरे धीरे करके सीखोगे आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस और बहुत ही अच्छे लेवल की रिएक्शंस हैं, तो हम करेंगे उसको। ठीक है, चलो एक बात तो समझ में आ गया ना। आप अगर मान लो अगर आप मॉइस्चर ले, मतलब आप कंडीशन ऐसी लेते हो जिसमें मॉइस्चर है, तो वो क्या करेगा, H को लेके हाइड्रोकार्बन बना लेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोकार्बन ना बनाए, तो आपको ऐसा सॉल्वेंट या ऐसा रिएजेंट लेना है जहाँ पे क्या हो, H हाइड्रोजन नहीं हो, प्रोटॉन प्रेजेंट ना हो। क्लियर है सभी को? इसलिए हम जो रिएक्शन है RMGX की जो है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, अच्छा एक ये रिएक्शन भी है, बहुत पॉपुलर है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ भी रिएक्ट करता है। अगर आपको पता हो तो CO2 नेचर में एसिडिक होता है, पता है ये सबको? Yes, ma'am. तो जैसे ही ये ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये मारेगा अटैक। क्या बनेगा देखना एक बार, देखना RCO नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ ये आ जाएगा MgH। देख पा रहे हो? Yes, ma'am. देख पा रहे हो? यस मैम, Yes, ma'am. अब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या बन जाएगा ये RCOOH। यानी कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हो तो आपको क्या मिलता है, एसिड। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैम अभी करवा रहे हो आप बस ये रिएक्शन, आने वाले चैप्टर्स में भी करवाऊंगी, बार बार यूज होंगी ये रिएक्शन, कुछ पॉपुलर रिएक्शन। ठीक है जी, देखना एक बार। मैम फिर बात की इसे हाइड्रोलिसिस क्यों कराया, अगर जो हम ड्राई ईथर में कर रहे हैं? ये है ना, नहीं बेटा करा, रिएक्शन हो चुकी है ना, रिएक्शन हो चुकी है यस मैम। है ना। अब तूने हाइड्रोलिसिस कराया तो उसने क्या किया, 4 न्यूट्रलाइज कर लिया, H ले लिया, खत्म। ऐसे होता है जनरली, पहले स्टेप में ये दिया होता है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवा रखी होती है। इसका मतलब है पहले स्टेप में सिर्फ CO2 है, नेक्स्ट वाले स्टेप में आपने पानी मिलाया। ठीक है जी, ओके मैम। ओके। उसके बाद आते हैं हम, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं हेलोएरीन्स की, आज वो स्टडी करनी है। और मैं सच में बता रही हूँ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का। बस आज का लेक्चर होगा और एक जब हम मिलेंगे थर्सडे को, ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, धीरे धीरे करवाऊंगी। रिएक्शन क्या है एक बार पढ़ना इसको। कौन से टाइप की रिएक्शन है, एरोमेटिक NSR। मैम NSR क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक हम किस में पढ़ के आए थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स में देखा था आपने, याद करो, एल्काइल हैलाइड्स में। ये आप ऐसा फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये आप ऐसा फर्स्ट टाइम देख रहे हो। अगर आप बुक्स में देखोगे तो बुक्स में आपको लिखा मिलेगा ArSN2 करके लिखा मिलेगा, या SN2AR। इसका मतलब क्या होता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स या इन एराइल हैलाइड्स। सेकंड स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अभी तक हम SN2 किस में पढ़ रहे थे, एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ रहे थे। अब हम किस में पढ़ेंगे, एराइल हैलाइड्स में पढ़ेंगे। क्लियर है मैम ArSN2 लिखा है, AR का मतलब एरोमेटिक है। एराइल लिख लो, हाँ एरोमेटिक बोल सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक, या एराइल हैलाइड भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे एरोमेटिक बोलो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। हाँ जी बोलो। मैम आपने थोड़ा फुल फॉर्म लिख दिया करेंगे। क्या हिल गया? मैम आप थोड़ा फुल फॉर्म लिख दिया करिए इनका।
तो फुल फॉर्म में लिख तो दिया भाई, अब ऐसे लो भाई, लिखो लिखो तुम लोग। एरोमेटिक, तुम किस लिए हो भाई? तुम लोग कुछ नहीं लिखते हो क्या क्लास के दौरान? मैम लिखते हैं। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई बात नहीं यजदान, इधर देखो बेटा। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है मैंने, पहले इसको ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि इसी क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, आगे की रिएक्शंस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाई क्लोरोबेंजीन डज नॉट गिव एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोल दिया मैंने? अगर मैं नॉर्मल एल्काइल हैलाइड की बात करूं तो आप यहाँ पे क्या करते हो, अगर मान लो मैं KOH ले लेती हूँ एक्वस, तो आप क्या करते हो, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा और ऐसे हो जाएगी रिएक्शन, हाँ या ना? यस मैम। यस बट क्या ये चीज मैं यहाँ पे भी करा सकती हूँ? अगर मैं KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं, क्या मुझे फिनोल मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं मिलेगा। कल ही बताया था और आज फिर बताऊंगी, क्योंकि ये तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस साल बोर्ड में। हाँ नोमेन बोलो। क्या पता है? अच्छा ये पता है, अच्छी बात है। इधर देखो, तो आपका जो अभी स्कूल का एग्जाम होगा उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपके एनसीईआरटी में 3 फैक्टर लिखे हुए हैं, सॉरी 4। आपको ये चारों फैक्टर एक्सप्लेन करके आने पेपर में, तब जाके तुम्हारे को 3 मिलेंगे। नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है। पहले हम इसको थ्योरी को समझेंगे, फिर मैकेनिज्म समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो, पहला फैक्टर है कि व्हाई एराइल हैलाइड्स डज नॉट गिव एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला फैक्टर आता है रेजोनेंस इफेक्ट। आप लोगों को दिख भी रहा होगा यहाँ पे, देखना इधर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, देखना एक बार। यस यस मैम। मैम। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, नेगेटिव। अगर आप सोचते हो कि मैम यहाँ पे मैं NOH ले लूं या एक्वस KOH ले लूं और यहाँ पे KOH अटैक मारेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से क्या चुका है, यस पार्शली डबल। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिख रही हूँ, आपको सिर्फ मैं कंसेप्ट बता रही हूँ। लैंग्वेज आपको क्या लिखनी है, आप एनसीईआरटी से देख सकते हो। पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन CCl बॉन्ड, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। पहला रीजन ये है। क्या क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर बना, हाँ स्ट्रक्चर बना के बताना दीपक पेपर में, ठीक है? उसके बाद है डिफरेंशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक बात देखो, एक मैं CH3Cl ले लूं और एक मैं तुम्हारे पास ये ले लूं एराइल हैलाइड। आपको पता है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की और इसकी क्या है sp3। अब दोनों में न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, S करेक्टर ज्यादा है इसमें। अब S करेक्टर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रोडेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ फोल्ड करके रखेगा, और अगर अपनी तरफ फोल्ड रख के रखेगा तो न्यूक्लियोफाइल इजिली इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जबकि इसमें क्या है, इजिली डिस्प्लेस कर देगा इसको। तो सेकंड फैक्टर क्या है आपका, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। लिख लोगे, पहला क्या था रेजोनेंस इफेक्ट, सेकंड वन इज डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। एक बात देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये Cl निकाल देती हूँ तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा बच्चे, बेंजीन पे चार्ज तो स्टेबल ही नहीं है, नॉट स्टेबल एट ऑल, नॉट स्टेबल एट ऑल। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा इस, ठीक है जी? देखना एक बार, देखना। एक आपके पास विनाइल हैलाइड भी होता है बच्चे, ये भी क्या होती है, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब आप Cl को बाहर भगाओगे तो विनाइल कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, या यू कैन ऑल्सो से कि sp2 कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है? हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये तो मैम हमें पता ही है। अगर आप यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मैम यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक करने भागे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोडेंसिटी, इसके पास भी इलेक्ट्रोडेंसिटी है, तो रिपल्शन वाला फैक्टर आएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, स्लो हो जाएगी। जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा बच्चे,
स्लो हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो यानी कि ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं ये बोल रही हूँ कि व्हाई एराइल हैलाइड्स डज नॉट गिव एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मैम कोई तरीका नहीं है? क्या मैम कोई तरीका नहीं है कि हम इसको फिनोल में चेंज कर पाए? नहीं, तरीका तो है, उसके लिए कंडीशंस भी हैं। अभी देखते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स के नाम से लिखा, अगर आप देख पा रहे हैं तो। सबको दिख रहा है? Yes. एक बार देखना, एक बार ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या अलग लिखा है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या अलग दिख रहा है तुम लोगों को इस रिएक्शन में? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओनली बाय इलेक्ट्रोफिलिक, अरे क्या बोल रहे हो नोमन बेटा, ओनली बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। इलेक्ट्रोफाइल तो आ ही नहीं रहा, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, पहली बात तो ये। इसके बाद NaCl बनेगा। ध्यान से सुनना, देखो बच्चों, एक बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल बन जाए, लेकिन अगर आप वो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे करा रहे हो, नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, रूम टेम्परेचर पे करा रहे हो, तो वो रिएक्शन कदाचित, वो क्या बोलते हैं उसको उसमें संस्कृत में, कदाचित, कदापि कदापि नहीं होगी। हाँ, वो रिएक्शन कभी होगी ही नहीं। अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हो तो पहला केस है आपको ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब ड्रास्टिक कंडीशन बोले तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा उसका कि बॉन्ड टूट जाए, प्रेशर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl को रिप्लेस कर देगा। रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट। अब यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे तो नहीं हो रही होगी डायरेक्ट, कुछ ना कुछ इसका मैकेनिज्म रहा होगा, उसको मैकेनिज्म को हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक काम करना, तुम इसको ना याद कर लेना। जनरली मैं बच्चों को बोलती हूँ कि टेम्परेचर और प्रेशर कभी भी किसी रिएक्शन का मत याद करना, लेकिन एक बार नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि इस वाले केस में कितना टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं। तो अगर आपको पता हो कि 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेना है, तो आपका आंसर ठीक होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस। मैम इससे सीधा फिनॉल बन जाएगा। यस, सीधा मतलब बोले तो मैकेनिज्म होगा, ऑब्वियस सी बात है। वो मैकेनिज्म कैसे होगा वो मैं आगे चल के बताऊंगी। होता क्या है, इधर देखना एक बार, मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, सिंपल देखो होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बनता है बच्चे फिनोक्साइड आयन बनता है ना, NaCl और पानी निकल जाता है यहाँ से, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। फिर उसके बाद क्या कराते हैं हम, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब जाके हमें ये मिलता है फिनोल। समझे कि नहीं समझे? मैम ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी फिर? बेटा सिंगल स्टेप ना, दो अभी स्टेप में अभी बताऊंगी। अभी मैंने मैकेनिज्म कराया ही नहीं आप लोगों को। ओके। अभी मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बताया ही नहीं। अभी मैं बता रही हूँ कि पहले फिनोक्साइड आयन बनता है, फिर जाके फिनोल बनता है। हुआ कैसे वो भी मैं बताऊंगी, है ना। ऐसे ही थोड़ा ना OH नेगेटिव का अटैक करवा के वो कर दोगे, भगा दोगे ना, ऐसे नहीं होता मैकेनिज्म, बताऊंगी। इतना क्लियर हुआ? पहला तो ये प्रोसेस है। मतलब फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर तुम ऑर्डिनरी कंडीशंस पे एराइल हैलाइड को फिनोल में चेंज करोगे तो भैया वो नहीं हो पाएगा। तो पहला तरीका है बनाने का कि आप लोग क्या करो, टेम्परेचर को 623 केल्विन ले लो और प्रेशर को 300 एटमॉस्फेयर ले लो, जिसका नाम है डाउस प्रोसेस, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? मैम इतना प्रेशर लेना पड़ रहा है, इतना टेम्परेचर लेना पड़ रहा है, क्या कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्या? यस मैम। मैम इतना प्रेशर देना पड़ा, करती क्यों ये रिएक्शन? हाँ जी, फिर बोलो। मैम इतना हार्श कंडीशन देना पड़ रहा था, करती क्यों मैम ये रिएक्शन? आवाज नहीं आ रही दीपक बिल्कुल भी तेरी बेटा, बस ये सुनाई दिया इतना टेम्परेचर लेना पड़ रहा है, आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर देना पड़ रहा है तब जाके रिएक्शन हो रही है। क्या मैम कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्या कि टेम्परेचर भी कम हो? करते ही क्यों ये रिएक्शन? बनाना है ना, क्या नाम है इसका, हेलोएरीन की केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
तो अब आपको बनाना है तो फिर बनाओ भाई। वो कैसे बना सकते हैं उसका पहला तरीका मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रही हूँ अभी, इतना ड्रास्टिक कंडीशन देना पड़ेगा। अब मैम कोई अल्टरनेटिव भी है क्या? यस अल्टरनेटिव भी है, पढ़ना एक बार, पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है। It has been observed that the presence of electron withdrawing groups such as nitro and cyano etc. at ortho and para position but not at meta position with respect to halogen greatly activate the halogen towards the nucleophilic displacement। सबसे पहले ये बताओ किसका ऊपर से गया ये वाला? मैम थोड़ा तो आ गया मैम समझ, बस क्या समझ में आया? मैम यही से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये होती है, मेटा पे नहीं होती। वो तो आएगा ही, तुमने तो बस इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। देखो इधर आओ, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है और सीएल को बाहर भगाना है, यही हमारा मोटो है। पहले ये बताओ हाँ या ना? यस मैम। अगर मैं एक काम करूं कि अगर मैं बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, खींच ले, विड्रॉ करे, तो इससे क्या होगा, जो बेंजीन है वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल आने को आसानी होगी, न्यूक्लियोफाइल को आने में, हाँ या ना? तभी मैंने बोला है कि देखा गया है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, सपोज मतलब जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं दोनों से आते हैं, हालांकि कोई और भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 और CN अगर आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाते हो तो ये रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगी। मतलब जितना आपको इसमें टेम्परेचर 623 केल्विन दे रखा होगा, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो वो क्या होगा, रिएक्शन कम टेम्परेचर में हो जाएगी। अब मैम ये समझ में नहीं आया कि ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों लगाया आपने, मेटा पे क्यों नहीं लगाया? मैम क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही आते हैं। हाँ, ऑर्थो और पैरा पे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? हाँ बोलो बोलो, ज्यादा होगी। बोलो, नहीं बाकी क्या बोल रहे थे, कोई दीपक कुछ कह रहा था। तो इसमें देखो क्या बनेगा, ये बनेगा। और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैंने यहाँ वाली रिएक्शन में 623 केल्विन टेम्परेचर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ कितना लिखा हुआ है, 443 केल्विन। अब अगर मान लो मैं टेम्परेचर याद होना चाहिए, ना 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 याद नहीं, सिर्फ इसका याद रखना बेटा। ओके मैम। अब आपने क्या किया, 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, एक ऑर्थो पे लगा दिया, एक पैरा पे। अब ये देखो ये रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे हो रही है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप लोगों को डेटा रीड करने आना चाहिए। तो अभी 368 केल्विन पे हो रही है, तो बस इसमें क्या कर दिया मैंने, NO2। अभी मैकेनिज्म फिर बोल रही हूँ, मैंने नहीं बताया है, यहाँ पे NO2 मैंने गायब कर दिया था, लिख लो। अब यहाँ पे देखो 3 NO2 लगा दिए ऑर्थो और पैरा पे, तो ये देखो ना, और टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, मतलब रिएक्शन और ज्यादा फास्ट होगी। तो यहाँ पे OH, NO2 और N। अगर मान लो तुम्हारे पास ये 3 आ जाएंगे, 1 2 3, और आपको पूछेंगे कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन बता दो टूवर्ड्स एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो तुम क्या करोगे, सबसे ज्यादा रेट इसका फास्ट 2-1 वाले का, फिर 2-1। अब मैंने मैकेनिज्म तो बताया ही नहीं, आप तो रटवा दिया। चलो अब मैकेनिज्म सीखते हैं। एक बार मैकेनिज्म इसका ड्रॉ करने की कोशिश करना, एक बार इसका मैकेनिज्म ड्रॉ। और जो ये बच्चे लीव कर देते हैं ना बीच बीच में, तभी तुम लोगों का स्कोर कम आता है टेस्ट में। क्लास तो पूरी अटेंड करते नहीं हो तुम लोग, 40 नंबर भी नहीं लेके आ पाए तुम लोग। पता है इतने कितना खराब रिजल्ट आया तुम्हारा, जितना पिछली बार अच्छा आया था उससे कहीं गुना गंदा रिजल्ट आया इस बार तुम लोगों का। अगर मैं तुम लोगों को स्कोर दिखाऊं, रुक जाना, जिसको स्कोर देखना है लास्ट में दिखा दूंगी। 40 मार्क्स भी तुम लोगों ने क्रॉस नहीं किए केमिस्ट्री में। और क्या था उस पेपर में भाई, था क्या, मतलब ऐसा भी नहीं था कोई मुश्किल सा ही क्वेश्चन आ गया हो। 15 में से 10 क्वेश्चन तो निकाल सकते थे, बट नहीं किया तुम लोगों ने। अभी तो मैं गुस्सा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सिलेबस पीछे चल रहा है। अब मैकेनिज्म देखते हैं एक बार। कोई बात नहीं यजदान, इट्स ओके बेटा, आप वो देख लेना रिपोर्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा बता के जाता है मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन मुझे थोड़ा सा खुशी होती है कि आप लोग एटलीस्ट बता के जा रहे हो,
ठीक है, इधर देखना एक बार, मैं पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ले लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखना बच्चे। नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, मुझे कोई बताएगा? नाइट्रो ग्रुप कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है, हाँ या ना? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर देखो बच्चे ध्यान से, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करता है। ध्यान से देखो, एक एक चीज बताऊंगी मैं। इस तरीके से देख पा रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, देख पा रहे हो? यस मैम। और जो OH नेगेटिव है, जैसे ही यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये जाके इस पे क्या करेगा, अटैक मारेगा और यहाँ पे एक OH आ जाएगा और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? Yes, ma'am. अब क्या वो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन आयन बनना है, यानी कि इंटरमीडिएट क्या होगा इसमें, कार्बन आयन, जबकि नॉर्मल SN2 में हमारा कोई इंटरमीडिएट नहीं था, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल SN2 और ArSN2। क्लियर हुआ? हुआ? अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना एक बार, देखना, ठीक है? यस मैम। अब ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कर रहा है ये NO2। यस मैम। यस मैम। अच्छा, और भी बना सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको यहाँ ले जाओ, ये तो आता ही आप लोगों को बनाने, कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये कर लो और निकाल दो इसको Cl को बाहर, तो क्या मिलेगा फाइनल, OH और यहाँ पे NO2। दिख रहा है सबको? यानी कि यहाँ पे अब तुम्हें समझ में आया मैं बार बार क्यों बोल रही थी ऑर्थो और पैरा। जब तुमने पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। अगर तुम ऑर्थो पे लगाते, ये देखो यहाँ पे लगाते, तो वो भी नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता, बट अगर तुम मेटा पे लगाते तो वहां पे मेटा पोजीशन पे तो कभी नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो तुम्हारा ArSN2 का रेट क्या होगा बच्चों, फास्ट होगा। अगर मैं तुमसे, हाँ बोलो बोलो। मैम सेकंड लास्ट स्टेप में आप जैसे इसमें OH और क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो आपने पहले क्लोरीन को हटाया, तो मैम जो जहाँ पे OH जुड़ा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो नेगेटिव चार्ज है स्टेबलाइज कर देगा। फिर से बोलोगे एक बार? जैसे मैम क्लोरीन आपने हटाया, जो सेकंड लास्ट स्टेप है हमारा, हाँ, मैम वहाँ पे जहाँ पे OH जुड़ा हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, ये जो नेगेटिव चार्ज है हमारा पहले से ही बेंजीन हाँ, पे स्टेबल कर देगा। बॉन्ड बना लेगा। ओके, ठीक है, चलो अब यहाँ पे तुम मुझे एक बार इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिखाओगे, जितने भी 35 बच्चे बैठे हो, बताओ। यस मैम। बनाओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। कहाँ कहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, देखना इधर, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे, देखना एक बार मैं बना रही हूँ, इधर देखो, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसको ऐसे दिखा दो जैसे मैंने कल दिखाया था वीलैंड इंटरमीडिएट। यस मैम। इसको क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, मिशन हाइमर कॉम्प्लेक्स। सुना है कभी नाम? नहीं सुना, कोई बात नहीं, में नहीं आएगा, तुम लोगों के टेंशन मत लो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विलेन इंटरमीडिएट कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मिशन हाइमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना से, ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या होगा, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जैसे ही तुम इधर देखो, इधर देखो, ये पहले क्या था, एरोमेटिक था बच्चों, स्टेबल था। तुमने जैसे ही OH नेगेटिव का अटैक कराया, इसको क्या बना दिया तुमने, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से एरोमेटिसिटी रीगेन कराओगे, फिर स्टेबल बनाओगे उसको, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर हो गया इसका मैकेनिज्म, इसकी एक्सप्लेनेशन? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन हो रही है, देखना एक बार, 2 स्टेप की रिएक्शन है। यस मैम, पहले में अटैक कर रहा है, दूसरे में एरोमेटिसिटी रीगेन कर रहा है, 2 स्टेप रिएक्शन है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन आयन। उसके बाद ये कार्बन आयन।
एक मिनट रुको। हाँ, उसके बाद जो ये वाला स्टेप है बच्चे, आप क्या करो, एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाओ। स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप, यस। ओपन है, हाँ वो भी आएगी वो भी आएगी नेम रिएक्शन, ठीक है। अच्छा ओके, तो स्लो स्टेप है। अब स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बता रही हूँ। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक आपका एराइल हैलाइड और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पे, ऑर्डर 2 होगा, मोलिकुलरिटी 2 होगा। इतना क्लियर हो गया ये चारों पॉइंट्स? यस मैम। ठीक है, कहाँ पे आ गई मैं, हाँ ठीक है, ओके ग्रेट। उसके बाद मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मैं बोल सकती हूँ जितने नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। वो याद करो, पहले एक नाइट्रो था, फिर 2 कर दिए मैंने। वाला ज्यादा स्टेबल फिर फास्ट। हाँ हाँ शाबाश। अगर मान लो नाइट्रो ग्रुप सेम है, लगे हुए हैं, तो आप क्या देखेंगे, फिर हमें माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। पता है ना ये वाली चीज? यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करा दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर मान लो मैं एक ले लूं तुम्हारे पास एराइल फ्लोराइड, एक ले लूं एराइल क्लोराइड, एक ले लूं ब्रोमाइड और एक ले लूं आयोडाइड। अगर मैं पूछूं बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा टूवर्ड्स ArSN2, तो आप में से हो सकता है बहुत बच्चे ये वाला बोलते हैं। एराइल आयोडाइड इज द मतलब इसका जो रिएक्टिविटी होगा, रेट होगा, वो फास्ट होगा टूवर्ड्स एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन होता किसका है बच्चों? फ्लोरीन का लाइफ है। क्या कोई बच्चा मुझे इसका वो देगा एक्सप्लेनेशन? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस आई इफेक्ट उसका लगता है ज्यादा। हाँ दीपक का देख लिया मैम। फ्लोरीन वैसे भी तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो नहीं। होगा क्या उससे? उससे मैम वो माइनस आई इफेक्ट लगाता है। वो तो ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट लगाने से होगा क्या? ज्यादा मैम वो स्टेबल, तो अपनी स्टेबिलिटी नहीं मैम पकड़ वो पाता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इधर आना एक बार, इधर आना। यहाँ पे जो स्लो स्टेप था बेसिकली वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा था बच्चे? कार्बन आयन बन रहा था। लीविंग ग्रुप तो जो है वो तो बाद में निकलेगा ना, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो। यानी कि जो ये कार्बन आयन है ये डिसाइड करेगा कौन से वाला एराइल हैलाइड सबसे ज्यादा उसका रेट हो। तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो वो कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबल करेगा, फिर क्लोरीन वाला करेगा, फिर ब्रोमीन वाला, फिर आयोडीन वाला। हाँ या ना? यस मैम। तो रीजन क्या होगा यहाँ पे? माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। जबकि हम नॉर्मल SN2 में क्या करते थे बच्चों? IBrCl सबसे ज्यादा होता था, फिर RBr का, फिर RCl का और फिर RF। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, उसमें इंटरमीडिएट थोड़ी ना बन रहा था, उसमें तो ट्रांजिशन स्टेट थी, एक ही स्टेप में निकल के भाग रहा था। समझ रहे हो? ये 2 स्टेप रिएक्शन है, वो अपनी 1 स्टेप रिएक्शन थी, याद करो। यस मैम। समझ में आया? तो अगर कोई आपका, हाँ नाम सब कुछ उल्टा है। अगर आपसे कोई सिंपल पूछे कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नॉर्मल जो आप SN2 पढ़ते हो उसमें क्या डिफरेंस है, तो बता दोगे? सोच लो क्या बताओगे और फिर इस क्वेश्चन पे आ जाना। ये तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है और 4 पार्ट ये हैं और एक ये कंपेयर वाला क्वेश्चन है। हो जो शुरू। चलो करो पहले तुम, फिर मैं कराऊंगी। आज ना इससे पहले वाले लेक्चर में इतना बोल लिया ना कि बार बार प्यास लग रही है मेरे को। हाँ, इसमें क्या होगा सोचो एक बार। ये आपको न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, जरूरी नहीं है हमेशा KOH पकड़ा के देंगे तुम लोगों को, कोई भी दे सकते हैं। अब देखो कहाँ पे क्या बनेगा, बताओ। मनीषा ने हैंड रेज किया है, शाबाश। और बच्चे? हाँ, एक और चीज ना बच्चे वो ठीक कर लेना, अगर आपको याद हो तो मैंने एक रिएक्शन कराई थी, एक SOCl2 वाली कराई थी जिसमें SNI मैकेनिज्म होना था, और एक ROH SOCl2 वाली कराई थी pyridine के साथ जिसमें SN2 होना था, है ना? मैंने आई थिंक इस वाली रिएक्शन को बोला था कि डार्जन रिएक्शन है,
याद आ रहा है क्या थोड़ा Yes, थोड़ा? ma'am. लेकिन आप ना चेंज कर लेना, जो विदाउट पिरिडीन होता है ना उसको अपर डार्सन रिएक्शन बोलता है। हालांकि पेपर में आपसे नहीं पूछेगा बट फिर भी गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो विदाउट पिरिडीन जो है सिर्फ जिसमें थायोनिल क्लोराइड लेते हो वो आपका डार्सन प्रोसेस है, विद पिरिडीन आपका डार्सन प्रोसेस नहीं है। हाँ ये वाली बात ठीक थी कि विदाउट पिरिडीन SNI होगा, 100% रिटेंशन होगा और SN2 होगा पिरिडीन के साथ, ये बात बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, इसको चेंज कर लेना थोड़ा। चलो छोड़ो, इधर आओ, जल्दी बताओ इसका प्रोडक्ट। हाँ मनीषा। मैम CS3 वो अटैक करेगा, फिर मतलब माइनस आई इफेक्ट ऑर्थो पे आ जाएगा, फिर उसके बाद पैरा पे, और हाँ वैसे, और यहाँ पे एनो बताओ बाकी। एटलीस्ट मनीषा ने ट्राई किया, वेल डन बेटा। बाकी मैम CS3 हो या OCS3? OCS क्या नाम है इसका? वही मैम OCS3 4 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। अभी नाम तो सिर्फ ऐसे ही बता दिया, पता होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट वाले पे आओ। बाकी कोई नहीं बोल रहा भाई, तुम लोग मेरे को मन कर रहा है चाटा लगाओ एक एक करके। क्या मुश्किल है इसके अंदर? सिखाया नहीं है कि मैंने अभी? ऐसा चुपचाप बैठ जाते हो जैसे पता नहीं क्या ही चल रहा हो, अलग कहानी सुना रही हो तुम लोगों को। बस मैं कहानी सुना रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो और जा रहे हो। बेटा नीट क्रैक करना को 680 से ऊपर नंबर लाने हैं। 650 वाला बेचारा बच्चा MBBS में नहीं हो रहा उसका एडमिशन, जनरल वालों का। इधर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करूं देखना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है तो कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा, फ्लोरीन निकलेगा यहाँ से। NH3 आ जाएगा मैम। हाँ NH3 नहीं NH2 आएगा बेटा, वो HF बन के बाहर निकल जाएगा ना। यस यहाँ पे क्या होगा? हाँ यहाँ पे ट्विस्ट है। अब आपको ये डिसाइड करना है फ्लोरीन निकलेगा या क्लोरीन। क्लोरीन तो निकाल क्लोरीन निकलेगा। क्लोरीन निकलेगा मैम, क्लोरीन निकलेगा क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है। मैम क्लोरीन निकलेगा ना, वरना तो माइनस तो लगेगा ही नहीं। लेके मैम मेटा पे कोई वो थोड़ी ना होता है इसमें। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जो ये तो पता है ना तुम्हें, ArSN2 में कार्बन आयन बनता है। यस मैम। यस मैम। और कार्बन आयन को कौन करेगा स्टेबलाइज? क्लोरीन के पैरा पे लगा है, ये क्लोरीन के मेटा पे लगा है, तो फ्लोरीन ही तो निकलेगा। मैम फ्लोरीन ही तो बोला था। मैं तुम्हें थोड़ी ना कह रही हूँ, ठीक है? फ्लोरीन ही तो निकलेगा ना, क्योंकि फ्लोरीन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है ना। क्लोरीन तो स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा भाई कार्बन आयन को, समझे कि नहीं समझे? तो इसको निकाल दो, डायरेक्ट दिखा रही हूँ। अब ये मत सोच रहा मैम ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसलिए Cl को बाहर नहीं निकालना है मेरे बच्चों, बना दो, ये हो जाएगा। यस मैम। चलो अब इसमें आओ, इसमें डिसाइड करो आयोडीन निकलेगा या क्लोरीन निकलेगा। मैम इसमें क्लोरीन निकलेगा। क्लोरीन निकलेगा क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में नाइट्रो ग्रुप, तो वही स्टेबलाइज करेगा। क्लोरीन बेटर स्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को, तो Cl हटा के क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे। क्लियर है? चलो अब ये वाले क्वेश्चन करो, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन करो। आपको ABCD दे रखे हैं, आपको बताना है किसका रेट ज्यादा होगा टूवर्ड्स ArSN2। कोशिश करो, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। और मैं देखना चाहती हूँ कितने हैंड रेज होंगे यहाँ पे, जल्दी करो। और बीच में तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ मनीषा, साक्षी, तस्लीम, नितिका, गुंजन। हाँ 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 नितिका बताओ। मैम ABCD। ABCD ओके। साफिया आप बताइए। साफिया ही नेम है ना आपका, बताइए। अब कोई बोल नहीं रहा है। साक्षी तुम बताओ। हम CBAD। CBAD गलत है दोनों।
कोई और आंसर देना चाहेगा इसके अलावा? मैम डी ए डी सी बी। मैम अब आप मत बोलना, मैंने दीपक का देखा है क्योंकि मैंने जैसे बोला उसने आंसर दिया। डी तो पहले आएगा ही नहीं, डी कौन बोल रहा है? मैं बोल वैसे मैम CABD होगा। अरे मेरे बच्चे हो, सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। इसको तो सबसे लास्ट में फेंको। अरे डी वाला तो सबसे बाद में आएगा ना, उसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ। अब CABD इसमें हमें डिसाइड करना है। यहाँ पे देखो, ऑर्थो पे लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो यही होगा। यहाँ पे देखो पैरा और मेटा पे लगा हुआ है, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट पे चेक करना बेटा, तो ए का सबसे ज्यादा होगा। एंड व्हाट अबाउट बी एंड सी? यहाँ पे देखो पैरा पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी पैरा पे लगा हुआ है, कोई बात नहीं, दोनों ही स्टेबलाइज कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखो कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ पे मेटा पे लगा हुआ है, कम से कम ये माइनस आई से स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो ए सी बी डी। यस मैम। समझे कि नहीं समझे? यस मैम समझ गए। चलो फिर समझ गए तो ये वाला क्वेश्चन लगाओ, फिर इसमें भी हैंड रेस करना। तुम साथ साथ में अपना करते रहो 11th वगैरह। बहुत से बच्चों ने आज मुझे बोला मैम लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैम टाइम मैनेजमेंट। ये तो मैंने तुम लोगों को मैसेज भेजा रात में, तुम तो खुद तो कभी आए नहीं मेरे पास पूछने, है ना? टेस्ट एनालाइज नहीं किया, क्यों नहीं किया? किस खुशी में नहीं किया? तुम्हें कोई पकड़ के बिठा रहा था क्या कि बेटा ये काम कर दे, पढ़ना नहीं है तुझे? किसने रोका है तुम लोगों को टेस्ट एनालाइज करने से? अगर तुम टेस्ट ही एनालाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, क्लासेस लिए जा रहे हो, असाइनमेंट सोल्व किए जा रहे हो, टेस्ट दिए जा रहे हो, तो कुछ भी फायदा नहीं है उसका। जब तक तुम टेस्ट ही एनालाइज नहीं कर पा रहे हो बच्चों, फिर क्या कर रहे हो तुम लोग? तो मतलब कुछ गलती से सीख ही नहीं रहे हो अपनी। और टाइम मैनेज नहीं होता, करना पड़ेगा, क्योंकि जो नीट के टॉपर्स हैं भैया, उन्होंने भी 12th के 12वीं के साथ ही अपना नीट निकाला, 700 नंबर लेके जा रहे हैं वो लोग। तो टाइम निकालो। अगर जिस स्कूल में स्ट्रिक्टनेस नहीं है, छुट्टी मारो हफ्ते में 1 या 2 दिन की। अगर पूरा दिन थक जाते हो तो रात को 11 बजे सोकर सुबह उठो 4 साढ़े 4 बजे। जो सब्जेक्ट वीक है उसको सुबह टाइम दिया करो अपना 1.5-2 घंटा, क्यों नहीं देते? तो ये जो आपका स्कूल का लिखने का वर्क होता है वो तब किया करो शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम क्या होता है, आपका एनर्जी ऑलरेडी क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो चुके हो आप लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह का उठते हो, फिर क्लासेस लेते हो, रात तक जाते जाते ना चाहकर भी समझ में नहीं आता कुछ, मतलब जब पढ़ने बैठते हो। इसलिए तो मैं क्लास में जोर दे दे के पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना आप सुबह के उठे हुए हो, अभी इतना माइंड इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा आप लोगों का। तो ये वाले जो लिखने विखने के काम होते हैं रात में क्या करो, सुबह अपना टाइम बनाओ, सुबह 2.5 घंटे 2 घंटे दो। सुबह जितना तुम रात को 2 घंटे में करोगे, सुबह तुम्हारा 1 घंटे में काम हो जाएगा वो। मैम स्कूल का काम तो स्कूल में ही कर लेते हैं। अच्छा, वो अच्छी बात है जो कर लेते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। सुबह उठते कैसे हैं? उठा नहीं जाता मैम सुबह, तो मैं तेरे को उठा दूंगी, ठीक है? मैम मुझे घर वाले ने कहा पाया मैं मुझे बिठा देना। तो यही तो दिक्कत है ना तुम लोग। अलार्म लगा लो सबके साथ। मैम मैं अपनी घड़ी में भी अलार्म, फोन में भी अलार्म, तो भी नहीं जाग पाता मैम। मेरे घर वाले जगाते रहते हैं मुझे, फिर भी नहीं जागता। अलार्म में बहुत फर्जी होता है। फिर भी नहीं पाते। ये एक्सक्यूजेज है। अब तुम लोग देखो क्या करना है बेटा, करना या तो फिर इसी घर में तरह। मत सो, बाहर सो, फिर जल्दी उठ डू जाए। और डाई, आंसर मैम बता। डू और डाई वाला सीन है। रुक जाओ ना, डू और डाई वाला सीन है इस साल, तो भाई करो या मरो ऐसा वाला सीन है। नहीं उठा था तो उठो, पढ़ो। अब तुम कहते हो कि मैम 11th के चैप्टर्स दे दिए, अभी तो 2-2 चैप्टर आ रहे हैं नीट में, तो सारा आएगा, फिर क्या करोगे? आंसर दे रहे हो BACD, बी वाला ठीक है क्या? देखना एक बार। ज्यादा NO2 लगाया ना मैम आपने। BACD, अच्छा ओके BCAD होगा ना। CAD हो। नहीं मैम मेरा अलग है मैम मैम। मेरा भी BCAD है मेरा। यस मैम, मैम मेरा भी BCAD BCAD मैम। चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। पहले देखो इनमें क्या है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है और 2 मेटा पे लगे हुए हैं, ठीक है? पैरा पोजीशन है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। अगर देखो इन दोनों को कंपेयर करो, देखो यही दोनों एक लोते ऐसे हैं जिनपे पैरा पैरा पे लगे हुए हैं, ये दोनों ही पहले आएंगे,
अब बी पहले क्यों आया, क्योंकि इसके अलावा 2 और नाइट्रो भी लगे हुए हैं तो माइनस आई लगाएगा। आप लोगों ने ए क्यों बोला, ये बेटा सिर्फ माइनस आई से कर रहा है, समझ रहे हो। माना कि 2 लगे हुए हैं बट यहाँ पे देखो ना नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, जो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, जबकि यहाँ पे नहीं आ रहा है मेटा पोजीशन पे कहीं। तो पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा और फिर डी आएगा। ये आपका होगा फाइनल आंसर। यस समझ आया? यस मैम। समझे? मैम ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में मैम? हाँ प्रियांशु, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैम नीट में? हाँ मुश्किल है क्या ये वाले? नो मैम मैम, यही आने चाहिए मैम। मैम ये वाले आसान लग रहे हैं पहले। मैम ये इजी लग रहा है इसलिए बोल रहे थे। वैसे ये सारे स्टेबिलिटी जेई वाले मैम अच्छे होते हैं मैम, स्टेबिलिटी वाले आसान होते हैं मैम। हाँ, आते हैं, बहुत आते हैं, भर भर के आते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन आज तक नीट में नहीं आया लेकिन करवा दे रही हूँ। ये वैसे एडवांस का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट सीख लोगे तो कुछ होगा नहीं। अब ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे NO2 है, सबको पता है Cl निकलेगा, सबको पता है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखो इधर, तो आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, 2Na+ और S2 नेगेटिव है बच्चे। तो एक नेगेटिव कोई हटा पाएगा, एक नेगेटिव स्टिल इसके ऊपर रहेगा। हाँ या ना? देखना एक बार ध्यान से देखो एक बार, सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तभी एडवांस का क्वेश्चन है ये। यानी कि जो आपके पास ये सबस्ट्रेट है, अब दोबारा ये रिएक्शन हो सकती है, देखना देखना एक बार। बस यही था इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। मैम मतलब पहले S- मैम दोबारा सुनना है मैम। फिर दोबारा रिएक्ट कर लेना। हाँ पहले क्या होगा, इधर देखो बच्चे, आपके पास क्या है, S2 नेगेटिव है बेटा। यस मैम। ठीक है, तो पहले जब अटैक करेगा तो आपका S नेगेटिव होगा, S2 नेगेटिव नहीं। जब आप अटैक करा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैम ये S लग जाएगा, नहीं, इसका एक माइनस यूज हुआ है इसके पास। ठीक है, तो जब ये निकलेगा बाहर तो इसका माइनस अभी स्टिल इसके ऊपर एक और रहेगा बच्चे। जबकि आप बाकी में देखो, सबके ऊपर देखो, आप रिएक्शन करा रहे थे तो देखो OH नेगेटिव था, यहाँ पे देख बेटा क्या था, ये था, और यहाँ पे देख नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था। जबकि यहाँ पे क्या था, ट्विस्ट आ गया, S2 नेगेटिव है। तो जब ये S नेगेटिव होगा, ये वापस बिहेव करेगा कैसे, न्यूक्लियोफाइल के। तो तुम्हें पता ही है वैसे सल्फर की न्यूक्लियोसिटी बहुत अच्छी होती है, अटैक मारेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। मैम पहले पढ़ा क्या कर दिया था? यस मैम। हाँ क्या? मैम ये लास्ट वाला ये एक मिनट रुक जाओ। मैम यानी हाँ अगर दीपक तुम हमें बोलो। ऐसे रिएक्शन करवाने हैं तो हमें उसका चार्ज देख के हटाना है कि कितने चार्ज कितने को हटा सकते। हाँ हाँ, वैसे नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते और आएगा भी नहीं, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए ये वाली चीजें ऐसी होती ओके मैम। ठीक है, लास्ट स्टेप तो कुछ किया ही नहीं बेटा, यहाँ पे Cl था, होगा तो ये ArSN2 तो हो रही है यहाँ पे बेटा। यस मैम। तो मैम ये दो जो बेंजीन को अटैच कर दिया आपने। हाँ, तो इस पे अटैक मारा है ना बेटा, तो इस S से ये बेंजीन रिंग तो जुड़ी हुई है ना, और इसके पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है ना, यही तो बनाया मैंने। ओके मैम। क्लियर है सभी को? यस यस मैम। उसके बाद कुछ कराना था क्या मैंने पेज हुआ, रुकना एक बार चेक करने दो, नहीं करवाना, चलो आ जाओ। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो हालांकि मुझे पहले करवा देनी चाहिए थी कोई बात नहीं, अब कर लो, अभी अपने पास टाइम है क्या? यस बहुत टाइम है। देखो बेटा, अपने सिंपल याद करो, एलाइलिक हेलोजिनेशन पढ़ लिया था, सेम ऐसे ही होता है बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे क्या होती है, जो बेंजाइलिक कार्बन होता है वहां पे क्या लग जाता है, हेलोजन। देखो एक बार, बेंजाइलिक कार्बन क्या है, ये यहाँ पे लगा दो CH2Cl, क्या है ये, बेंजाइल क्लोराइड। क्या ये मैंने बता दी थी, वैसे बता दी थी। यस मैम बताइए। अगर आपका मान लो एलाइलिक होता तो वहां पे एलाइलिक कार्बन था, आप Cl लगा देते। लेकिन आप मान लो कंटिन्यू Cl पास करवाए जा रहे हो तो उससे क्या होता है बच्चे, पहले आपका बेंजाइल क्लोराइड बनता है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। उसके बाद आप कंटिन्यूसली Cl2 पास करा रहे हो तो आपका बनता है, उसके बाद एक H और निकल जाता है बच्चे, इसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड। क्या होता है, बेंजल क्लोराइड। उसके बाद आप और करा रहे हो, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे H रिप्लेस कर देते हैं
ठीक है, हालांकि वैसे तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, बट अगर आपको मेंशन हो कहीं पे बच्चे कि आप कंटिन्यू जो है बेसिकली क्लोरीन पास करवा रहे हो, तो उस केस में क्या है, पहले बेंजाइल बनता है, फिर बेंजल बनता है, फिर सारे का सारा जो H जितना भी बचे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं बच्चे, रिप्लेस हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं जहाँ पे एक भी H नहीं होता, बेंजो। हाँ बोलो दीपक। मैम ये जो पहली रिएक्शन है इसमें आपने Cl2 लिया है, पर उसमें एक ही Cl रिएक्ट करेगा उसके साथ। कहाँ पे? यहाँ पे? मैम आपने पहले में Cl2 लिया है ना? नहीं मैं पहला हाँ क्वेश्चन, तो और उधर एक्स्ट्रा ले लो ना, HCl बचेगा ना मैम, HCl निकल ले जाएगा लो ना हमारा। बच्चे, यहाँ पे एक्स्ट्रा मोल ले लो ना, ये तो एक ने काम कर दिया, यहाँ पे दूसरा ले लो, लेना पड़ेगा, और यहाँ पे तीसरा लो, तभी तो काम होगा नहीं ना आगे। मैम मैं सबसे ऊपर वाली बोल रहा हूँ मैं। हाँ क्या किया इसमें मैंने बेटा ऊपर वाली में? मैम इधर एक Cl लगाया तो दूसरा Cl का क्या काम है? वो HCl बन के बाहर निकल जाएगा ना, ये H बन निकला होगा ऐसे H रेडिकल, और यहाँ से Cl रेडिकल क्या बन जाएगा, HCl नहीं बन जाएगा। मैम जहाँ पे H न्यू और पेरोक्साइड होगा तो मैम वहाँ पे ज्यादातर फ्री रेडिकल होगी ना। हाँ हाँ, सनलाइट की प्रेजेंस और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होते हैं। मैम कुछ तो होती है ना अलग रिएक्शन। मैम बेंजल डाइक्लोराइड होगा ना? हाँ बेंजल डाइक्लोराइड। अच्छा ये, हाँ बेंजन डाइक्लोराइड, ये है बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अच्छा अब कुछ और भी होते हैं, हालांकि वैसे तो ये रिएजेंट से क्वेश्चन आते हैं अगर आपको बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलोजनेशन कराते हैं। ब्रोमीन की मैंने बता दी थी ना, NBS और ब्रोमीन। एक ये भी होता है रिएजेंट जो फ्री रेडिकल रिएक्शन कराता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ध्यान रखना वो जो मैंने पहले पढ़ाया था वो SOCl2 था, थायोनिल, ये है सल्फ्यूरिल, और इसमें कुछ ट्रेसेस आप पेरोक्साइड के मिला दोगे तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको, बेंजाइलिक हैलोजनेशन होगी बच्चे। समझे? समझे कि नहीं? ये भी मैम फ्री रेडिकल है। हाँ ये भी फ्री रेडिकल में। मैम इसमें Cl2 हमारा ब्रेक करेगा फ्री रेडिकल के हिसाब से। यस, सोर्स ऑफ Cl रेडिकल है। तो मैम SO2 जो Cl रेडिकल बनेगा ये हमारा H के साथ कंबाइन कर जाएगा। यस, यहाँ पे लिख लो सोर्स ऑफ Cl रेडिकल। मैकेनिज्म पे नहीं जाना तुम लोगों को, सिर्फ ध्यान रखो ये वाला रिएजेंट भी क्या करता है, सोर्स ऑफ Cl रेडिकल होता है। ये भी क्या करवाएगा, बेंजाइलिक हैलोजनेशन। फिर से रिवाइज यहाँ पे भी SO2 गैस की फॉर्म में निकलेगा H के साथ रिएक्ट करेगा। SO2 गैस। तो मैम ये भी अच्छी रिएक्शन होगी ना, प्रिपरेशन होगी। हाँ बाकी इसको इतना नहीं पढ़ा जाता है, ये हालांकि तुम्हारे स्टैंडर्ड मतलब रेफरेंस बुक में थी, तो नीट वाले कुछ भी कर सकते हैं, और आई थिंक NCERT में भी ये दी हुई है, तो आप लोगों को पढ़ना है। मेन आपकी यही रिएक्शन है कि क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या हाई टेम्परेचर दे रखा हो या NBS ले रखा हो, तो ये वाली रिएक्शन ज्यादा पॉपुलर होते हैं। उसके बाद आ जाओ आज की क्लास का क्लाइमेक्स। आज की क्लास का अगर आप पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ArSN2 था, उसके बाद ये वाली रिएक्शन है जो सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन। इसको ना दिन में सपने में कितनी बार, जब आपकी बहुत सारी नेम रिएक्शन इकट्ठी हो जाएंगी ना, आपको हालांकि एक PDF दूंगी जिसमें सिर्फ नेम रिएक्शन होगी, अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना, जहां सोते हो ना बिल्कुल उसके सामने चिपका लेना। सोते मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सोते ही नींद आ जाती है आप लोगों को, आंखें खोलते इधर उधर झांकते हो दीवारों की तरफ, तो वो चिपका लेना और उसको दिन रात दोहराते रहना। अब सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, इधर आओ। इसमें जो हम स्टार्टिंग जो सबस्ट्रेट लेते हैं बच्चे, वो क्या लेते हैं, एनिलीन। आज की क्लास का क्लाइमेक्स है, ये पहले बता दे रही हूँ ना। और इसमें जो रिएजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब ये क्या करता है, सोडियम नाइट्राइट सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपको मिलता है HONO मिलता है, और NaCl जो है बाहर निकल जाता है। और ध्यान रखना जो ये रिएक्शन मैं अभी करा रही हूँ, ध्यान से सुनना, ये किस पे होती है, लो टेम्परेचर पे होती है, बहुत कम, मतलब इतना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है। और ये रिएक्शन बहुत ही खूबसूरत तरीके से होती है, अगर कभी आप मास्टर्स करोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। बनता क्या है मैम इसमें, इसका मैकेनिज्म नहीं करना, पहले बता दे रही हूँ, मैकेनिज्म नहीं करवा रही हूँ मैं, 2 पेज का मैकेनिज्म है, ठीक है। अच्छा ये होता है आपका, लिखो, डाइजोनियम सोल्ट, नई रिएक्शन है आप लोगों के लिए, डाइजोनियम सोल्ट। इस वाली रिएक्शन को बोलते हैं हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है अभी ये। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है वो भी बताऊंगी मैं। क्या लिया आपने, एनिलीन लिया,
रिएजेंट ये लिया, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन इसलिए करवाई जाती है बच्चे क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है लो टेम्परेचर पे, मतलब जो ये बना आपका डाइजोनियम सॉल्ट, वो स्टेबल होता है। क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा सा भी राइज किया तो भैया वहां पे N2 गैस निकल जाएगी और वहां पे बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, विच इज नॉट स्टेबल एट ऑल। और अगर आप लैब में MSc करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे मैंने की थी, तो वहां पे एक सुंदर कलर का बेसिकली अगर आपको डिटेक्ट करना होता है कि आपका जो अमीन है वो प्राइमरी एरोमेटिक है या नहीं, उसके लिए ये एजोडाई टेस्ट किया जाता है। मतलब उसमें आप इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हो और 5 टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, पूरा होता है मैकेनिज्म होता है, करना क्या होता है। तो वहां पे आपकी सुंदर सी एरोमेटिक बेसिकली क्या होता है, सुंदर सा आपका रेड ऑरेंज कलर की डाई आती है, बहुत सुंदर कलर की आती है। और वो अगर हाथ पे आपकी लग जाती है ना, वो डाई 10 दिन तक मिटती नहीं है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कलर होता है उसका, बहुत सुंदर खूबसूरत होता है। उसके दौरान ये बनता है डाइजोनियम सोल्ट। तो अगर आप इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हो ना तभी बनता है। फिर मैम रिएक्शन कैसे करवाते हो? जो हम टब लेते हैं उसमें क्या बोलते हैं उसको, आइस बाथ लेते हैं, आइस बाथ, उसमें सारी आइस रखी होती है और टेस्ट ट्यूब्स रखी होती है ताकि इतना टेम्परेचर मेंटेन हो। और ऊपर क्या रखा होता है, हमने डाला होता है थर्मामीटर, ताकि टेम्परेचर जो हो मेंटेन रहे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर। अगर इससे ज्यादा हुआ तो तुम्हारा डाई वो जो चाहते हो तुम आए रेड ऑरेंज कलर की डाई, वो नहीं आती। ठीक है, ये तो तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज की बात हो गई। अब मैम ये तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? अब ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, डाइजोनियम सॉल्ट। अगर आप रिएक्शन इसकी बच्चे कराते हो, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो, किसके साथ कराते हो, CuCl, कॉपर क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में कराते हो, तो आपको यहाँ पे मिलता है क्लोरोबेंजीन। सबसे अच्छा मेथड है सैंडमेयर रिएक्शन क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए। इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अगर मान लो आप क्लोरीन की जगह Br ले लो तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चे, ब्रोमोबेंजीन बनता है। अगर आप मान लो यहाँ पे लेते हो Ki और इसको थोड़ा सा हीट कर देते हो तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, आयोडोबेंजीन बनता है। इसको हम बोलते हैं, जो जितनी मैंने करवाई है ये क्या है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन। कभी जिंदगी में मत भूलना, अगर तुम ये भूल गए तो मतलब ये समझ लो कि ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हर मतलब ये लगा लो ऑलमोस्ट सारे कन्वर्जन में यूज होती है सैंडमेयर रिएक्शन। बनी कैसे, एनिलीन लिया है आपने स्टार्टिंग मटेरियल, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, फिर डाइजोनियम सॉल्ट से आपने रिएक्शंस कराई, ये रिएजेंट लिए और आपका क्लोरो ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन बन सकता है। उसके बाद एक रिएक्शन होती है बाल्स-काइमन रिएक्शन। हालांकि ये पहले नहीं आती थी नीट में, अब ये थोड़ी पॉपुलर हो चुकी है। क्या नाम है, जल्दी बोलो चैट बॉक्स में। बाल्स-काइमन रिएक्शन। बाल्स का, इसमें भी लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। सबसे पहले आपका ये बनता है, फिर उसके बाद आप इसको जब हीट करते हो बच्चे तो आपका क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन एक तो अपने स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ी थी, याद करो, एल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए। अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड बनाना है उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है बाल्स-काइमन रिएक्शन, फ्लोरोबेंजीन। हीटिंग करवानी जरूरी है, हीटिंग नहीं करवाओगे तो नहीं बनेगा फ्लोरोबेंजीन, पहले बता दे रही। यहाँ से निकल जाएगा और BF3 बन जाएगा। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट नाम है इसका। मैम, हाँ मैम जो पिछले वाले रिएक्शन में आपने HCl के ब्रैकेट में DLI लिखा था, वो क्या डाइल्यूट है? कहाँ पे लिखा, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेती हूँ। HCl डाइल्यूट लिया था ना आपने, लिखा होता है कहाँ पे, पीछे। हाँ डाइल्यूट HCl है। ओके मैम, समझ गए। अगर आपने हीट नहीं किया तो भैया फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, कुछ और बन के खड़ा हो जाएगा। तो हीटिंग करनी जरूरी है अगर आप चाहते हो फ्लोरोबेंजीन बने। क्लियर हो गया। सैंडमेयर रिएक्शन, अभी तक हम इस चैप्टर में कितनी नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, बाल्स-काइमन रिएक्शन, हाँ ये ना। उसके बाद लास्ट रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन, अब ये क्या रिएक्शन है, इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम डिट्टो सैंडमेयर रिएक्शन जैसे, बस उसमें क्या लेते थे आप, CuCl लेते थे। अरे बोलना तो दो। इसमें आप क्या लेते हो, सिर्फ कॉपर का पाउडर लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HBr और हीटिंग कर देते हो और आपको इससे क्या मिल जाता है, ब्रोमोबेंजीन
और ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। सैंडमेयर में क्या होता था, ये लेते थे, याद करो। यस मैम। इसमें आपसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैम ये क्यों लिया, ये फलाना क्यों नहीं लिया, आपसे सिर्फ रिएक्शन पूछेंगे। जब आप कन्वर्जन करेंगे ना बच्चे, तब आपकी ये रिएक्शन बहुत ज्यादा यूज होगी। एक क्वेश्चन करोगे। मैम HI भी डाल सकते हैं ना इसमें? हाँ, CuHI डाल सकते हैं, मिल जाएगा आयोडोबेंजीन, लेकिन गेटरमैन रिएक्शन जनरली ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा अच्छा मेथड है। ठीक है जी। अच्छा, क्या एक क्वेश्चन करोगे क्या? मैंने एक क्वेश्चन लिखा था तुमको उनके लिए। मैम बैक वाली क्वेश्चन सिखा दीजिए। हाँ जी, बाल वाली बाल्स काइमन, ये लो। चलो एक मैम क्वेश्चन समझा दो देती एक हूँ, बार। एक क्वेश्चन देती हूँ। हाँ जी बोलो। मैम ये समझा दो। एक सेकंड रुकना। हाँ, क्या समझाओ इसमें? इसमें अगर देखो, इसमें आप क्या ले रहे हो, एक मिनट रुकना। हाँ, इसमें आप क्या ले रहे हो, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 ले रहे हो। ठीक है, अब क्या होगा इससे, ये बनेगा। उसमें क्या बन रहा था, HCl था, तो उसमें यहाँ पे Cl नेगेटिव काउंटर आयन आ रहा था। अब इसमें BF4 है तो BF4 नेगेटिव आ रहा है। बेंजीन डाइसोनियम टेट्राफ्लोरोक्लोराइड, इसको हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। बस समझने का क्या है। ठीक है, हीट करना जरूरी है, हीट नहीं करोगे तो नहीं बनेगा फ्लोरोबेंजीन। और नीट का ये क्वेश्चन भी था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा 11th भी आएगा इसके अंदर। CaCl3 में मैंने Ag डाला, आपसे A बना। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। रेड हॉट ट्यूब के साथ रिएक्शन कराई, आपको B मिला। मैंने कराई CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, आपको C मिला। मैम ये रेड हॉट ट्यूब वाली है ना 11th की? हाँ, यहाँ से H2 लिया और एनहाइड्रस FeX3 लिया, आपको यहाँ पे मिला D और E। D वाला मेजर है, D वाला माइनर है। देखते जाओ और सोल्व करते जाओ। फिर उसके बाद आपने क्या किया, B जो बना उसकी रिएक्शन कराई, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, आपको क्या मिला, F मिला। और ये F कैसे मिला, जब आपने रिएक्शन कराई Cu2Cl2 के साथ, इसकी आपने रिएक्शन कराई CuCN के साथ और आपको मिला H। आपको बताना है H में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा। मैम ये क्या दे दी? हमें एक क्वेश्चन है। हाँ, इसमें क्या होगी आपकी सारी, ये नीट में ऐसा नहीं आता, टेंशन मत लो, ना जेई में आता है। रिएक्शन रिवाइज कराने का तरीका एक। क्वेश्चन देख के मैम सारे भी हो गया। मैम सब भूल यानी गए भूल जाएंगे हम क्वेश्चन देख के। मैम घर का मैप याद आ गया। कोशिश करो कोशिश करो। देखो ये रिएक्शन ना बहुत पॉपुलर है बच्चों। इसमें क्या होता है बेसिकली, 2 मोल आप CHCl3 के लेते हो। मैं एक बार बता देती हूँ थोड़ा। CHCl3 लेते हो, ठीक है, और 6 मोल Ag के लेते हो। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन, आपने पढ़ी भी होगी 11th में। और यहाँ पे 2 मोल इसके लिए, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, ये निकल जाता है 6 AgCl। और यहाँ पे क्या बनता है, ये बन जाता है टर्मिनल एल्क। देख पा रहे हो एक बार, क्या बन जाता है ये, एसिटाइलाइन। याद आ रहा है? यस मैम। क्योंकि 6 निकले हैं ना तो 3 आ जाएंगे ना बॉन्ड, 2 पाई 1 तो ये तो। और ये वाली रिएक्शन इतनी पॉपुलर है ना, रेड हॉट ट्यूब वाली, ये तो आप भूलना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अगर आप ये भूल गए इट मींस आप 11th में पढ़ के ही नहीं आए हाइड्रोकार्बन। जब आप रेड हॉट ट्यूब से करवाते हो तो इसमें क्या बनता है, बेंजीन बनता है। याद आ रहा है सबको? यस मैम। तो ये आपका A बनेगा, दिस इज योर B। अब आगे तो तुम कर लोगे, करो। अब B में क्या डाला अपन ने बच्चे, CH3Cl। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, जल्दी बोलो, कौन सी रिएक्शन होगी? मैम Cl आ जाएगा ना इस पे। क्लोराइड बन जाएगा। Cl आ जाएगा या CH3 आएगा? CH3। भूल गए क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन? यस मैम। भूल गए, बहुत बढ़िया बात है। तो ये C बनेगा, ठीक है। हाँ, C मैंने से एड्रेस नहीं देखा।
सी में क्या है, सी में क्या है डाला आप लोगों ने, X2 एनहाइड्रस इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3। अब क्या बनेगा यहाँ पे, अरे कहाँ गया ये रहा, क्या बनेगा जल्दी बताओ, डर गए क्या ऑर्गेनिक से, बताओ नो मैम। क्या बनेगा, कल पढ़ के नहीं आए, इट मींस कल जो कराया था, क्या बनेगा दीपक? मैम मैंने लेक्चर ही 15 मिनट पहले खत्म करा था। ऐसे बेटा ऐसे ही सीखोगे ऑर्गेनिक, ये तो कुछ नहीं है जो मैंने कराई, ये तो थ्योरी है, अब थ्योरी थोड़ी ना कोई पूछेगा आपसे, ये तो मतलब वो बोलते हैं ना ऑर्गेनिक के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, कन्वर्जन तो ऐसे ही आएंगे भयानक भयानक। हालांकि मैंने एक ही उसमें सारा ऐड कर दिया ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए, बट मुझे लग नहीं रहा है कि तुम लोग पढ़ के आए, भूल गए क्या ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मैम लगेगा, यस CL लग जाएगा ना मैम, X लग जाएगा, एक एक्स यहाँ पे लग जाएगा और एक एक्स यहाँ पे पैरा पे, ठीक है। ये वाला क्या था मेजर, कोई बच्चा नहीं बोल रहा क्लास में, कोई बच्चा भी, मतलब 3-4 बच्चों के अलावा सब ऐसा बुत बन के बैठे हैं जैसे पता नहीं क्या ही करवा रही हूँ मैं, यही होता है जब पढ़ के नहीं आते हो। अब यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे इतना हो गया हमारा काम, ठीक है। अब देखो बी में क्या डाला मैंने, ये अब बनाओ, तुम खुद बनाओ, पी का जो मैंने बनाया है अब तुम खुद बनाओ, मैं नहीं बताऊंगी, ये बनाओ। पी तुम्हारा क्या था, पी तुम्हारा बेंजीन था, मैम बेंजीन थी मैम, तो क्या बनेगा, एक उस पे लगा दो पैरा पे, क्लोरोबेंजीन कहीं बनेगा, पे भी उस लगा दो मैम। हाँ कहीं पे भी लगा दो, पैरा तो कुछ है ही नहीं, यानी कि F बन जाएगा तुम्हारा ये। यस मैम। अब G क्या रहा होगा, G में बेसिकली इसमें आपने Cu2Cl2 बनाया तब ये बना, तो G क्या रहा होगा, अभी करवाई मैंने रिएक्शन, अभी कराई मैंने, ऐड हो जाएगा। सोनियम सोल्ट, डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, यस मैम। शाबाश, कोई बात नहीं सीख जाओगे। और अगर मैं इसमें CuCN डाल दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। हालांकि ये H हो जाएगा। मैंने नहीं कराई है, ये ऐड भी कर सकते हो तुम यहाँ पे, अगर मैंने नहीं कराई है यहाँ पे ऐड कर लो तुम लोग। मैम CU के साथ कुछ भी लगा दो मैम, वो CU के हाँ साथ हाँ, अगर आप यहाँ पे CuCN डाल दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, साइनोबेंजीन बन जाएगा। मैम, मतलब CU के साथ कोई भी और कोई और ग्रुप नहीं होगा कोई मैम, भी वो नहीं, उड़ जाता कोई भी नहीं, जो आपके एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो आपके एनसीईआरटी में है। क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, साइनोबेंजीन बना सकते हो, ठीक है जी। फ्लोरो मैम, फ्लोरो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो, ठीक है। अब ये H आ गया आपका, अब इस H में बताना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, बताओ कौन बताएगा मुझे, कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। एक पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक रिंग इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो टोटल कितने होंगे यहाँ जल्दी बताओ, 3 होंगे, तालियां बजा लो, 3 होंगे तो चाटा लगेगा, मैम 5 हो रहा 5 होगा, बहुत बढ़िया। पर भी तो 4 5 6 है मैम। 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग 4 और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे 3। अब फटाफट से रिवाइज करो ये रिएक्शन को, अपनी नोटबुक में तुमने लिखा होगा, तब तक मैं जल्दी से रिवाइज करो इस Test के रिएक्शन को, marks। क्या करवा दिया आज मैंने लास्ट में।